जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण दो अंक स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्न का दूसरा क्लास है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्लास में कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अहम रक्षा युक्तियां क्या है, इसके 3 विशेषताओं को बताइए। अहम रक्षा युक्तियां क्या है, इसके 3 विशेषताओं को बताइए। आप लिखेंगे, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अहम रक्षा युक्तियां वास्तविकता को विकृत कर, मतलब खराब कर, दुश्चिंता को दूर करने का एक ढंग है। मतलब अहम रक्षा युक्ति क्या है, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार इन्होंने कहा है कि अहम रक्षा युक्ति वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को दूर करने का ढंग को हम अहम रक्षा युक्ति कहते हैं। इसकी विशेषता है, तो नंबर 1, यह दुश्चिंता का परिहार करता है। दूसरा, यह व्यक्ति के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जागरूक करता है। तीसरा, यह अनेक प्रकार की कुछ असमायोजित व्यवहार को विकसित कर लेता है। अगला प्रश्न है, कार्ल युंग के अनुसार उद्देश्य एवं इच्छाएं मानव व्यक्तित्व के विकास से किस प्रकार संबंध रखती हैं, स्पष्ट करें। कार्ल युंग के अनुसार उद्देश्य एवं इच्छाएं मानव व्यक्तित्व के से किस प्रकार संबंध रखती हैं, स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, कार्ल युंग के अनुसार मानव काम भावना एवं आक्रामकता के स्थान पर उद्देश्य एवं आकांक्षाओं से अधिक निर्देशित होते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के एक सिद्धांत को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धी शक्तियां एवं संरचनाएं कार्य करती हैं, न कि व्यक्ति तथा समाज की मांगों अथवा वास्तविकता के बीच कोई द्वंद्व होता है। अगला प्रश्न है, लिबिडो क्या है, या लिबिडो से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा देती है। जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा देती है, काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है। जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा देती है, काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है। लिबिडो सुखेच्छा, मतलब सुख के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा तत्काल या तुरंत संतुष्टि चाहता है। अगला प्रश्न है, मैस्लो की आत्मसिद्धि अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मैस्लो की आत्मसिद्धि अवधारणा की व्याख्या कीजिए, या इस प्रश्न को चेंज कर सकता है कि आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। आप लिखेंगे, मानव जब संसार में जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ आवश्यक तत्वों को लेकर जन्म लेता है, जो उनके प्राथमिक आवश्यकता होती है। मतलब मानव जब जन्म लेता है तो अपने कुछ तत्वों को लेकर जन्म लेता है, और वे तत्व उनकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद। लेकिन जैसे जैसे वे इस संसार में घुलने मिलने लगता है तो उनकी आवश्यकताएं क्या होती है, बढ़ती जाती है। मैस्लो आवश्यकता प्रेरकों को पदानुक्रम में स्थापित किए हैं, जिसे मैस्लो का अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने 1954 में अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया और 1959 में इसमें संशोधन किया। मैस्लो अपने सिद्धांत की व्याख्या आत्मसिद्धि के आधार पर किया है। आत्मसिद्धि से तात्पर्य व्यक्ति को अपने अंदर छिपी हुई आवश्यकताओं को पहचान करके उसको ठीक प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता से है। मार्गन के अनुसार व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है। वास्तव में आत्मसिद्धि की पहचान की आवश्यकता सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति के लिए राजनीतिक दल, समुदाय, धार्मिक संस्था, तो किसी के लिए अन्य समूह का नेतृत्व करना हो सकता है। अगला प्रश्न है,
सामूहिक अचेतन क्या है, या सामूहिक अचेतन से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे कार्ल युंग के अनुसार सामूहिक अचेतन वैसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति किसी बात को पर्यावरण से स्वीकार नहीं करता बल्कि परंपरा से स्वीकार करता है। मतलब कार्ल युंग कहते हैं कि सामूहिक अचेतन वैसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति किसी बात को पर्यावरण से स्वीकार नहीं करता बल्कि परंपरा से स्वीकार करता है। जैसे अपने पूर्वजों के द्वारा प्रारंभ की गई किसी प्रथा को बिना तर्क के स्वीकार कर लेना, जैसे सूर्य को अर्घ देना, दशहरा के दिन रावण का दहन करना, या विवाह के दौरान वर के गले में गमछा लगाकर मंडप के चारों ओर घुमाया जाना। ये सामूहिक अचेतन है, बिना तर्क किए लोग इसको करता है, स्वीकार करता है। अगला है पराहम की विशेषता को लिखें। पराहम क्या है की विशेषता को लिखें। तो पहला विशेषता है पराहम की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, इसका संबंध नैतिकता से है। दूसरा, यह ईड तथा अहम को बताती है। तीसरा, यह किसी विशेष शिक्षा को संतुष्टि से पूर्व यह देखती है कि यह नैतिक है या नहीं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मूल्यांकन विधि के रूप में आत्म प्रतिवेदन विधि का वर्णन करें। व्यक्तित्व मूल्यांकन विधि के रूप में आत्म प्रतिवेदन विधि का वर्णन करें। आप लिखेंगे आत्म प्रतिवेदन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सबसे उत्तम विधि है। अल्पोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति से पूछना है। अर्थात आत्म प्रतिवेदन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के संबंध में स्वयं सूचना देता है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के विश्लेषणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यदि व्यक्ति अपने संबंध में सही सूचना देता है तो उसके व्यक्तित्व का मापन बहुत सही हो जाता है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व क्या है अथवा व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व क्या है या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुण एवं विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुण के समुच्चय को ही व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, अभिघातज उत्तर दबाव विकार क्या है, व्याख्या करें। अभिघातज उत्तर दबाव के विकार क्या है, व्याख्या करें। आप लिखेंगे अभिघातज उत्तर दबाव विकार एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें किसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, अग्निकांड के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है और व्यक्ति इस विकृति से चाह कर ही बाहर नहीं निकल पाता है। अगला प्रश्न है दबाव या प्रतिबल को दूर करने के 3 उपाय लिखिए। दबाव या प्रतिबल को दूर करने के 3 उपाय लिखिए। अब लिखेंगे दबाव को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, दिनचर्या में सुधार करें। दूसरा, समय का प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले। चौथा, समय का दुरुपयोग न करें। पांचवा, प्रतिदिन व्यायाम करें। छठा, एकाग्रता को बनाए रखें। सातवां, एक निश्चित अवधि तक विश्राम करें। निश्चित तौर पे इससे दबाव या तनाव क्या होगा, कम होगा। अगला प्रश्न है दबाव के प्रमुख प्रकार को लिखें या मानव जीवन में चुनौतियों को लिखें। मतलब दबाव के कौन कौन से प्रकार हैं या मानव की कौन कौन चुनौतियां, उसी को लिखना है। तो मानव जीवन की प्रमुख चुनौतियां या दबाव के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भौतिक दबाव जिसे पर्यावरणीय दबाव भी कहते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक दबाव। तीसरा, सामाजिक दबाव। मतलब व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस 3 कारण से ही आता है, एक भौतिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक दबाव। अगला प्रश्न है दबाव के प्रमुख स्रोतों को लिखें। मतलब दबाव के प्रमुख स्रोत कौन कौन है। तो दबाव के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जीवन में घटने वाली घटना। इंसान के जीवन में जो प्रतिदिन कुछ घटनाएं घटते उससे भी इंसान दबाव में आता है। दूसरा, परेशान करने वाली घटनाएं। तीसरा, अभिघातज घटनाएं। अगला प्रश्न है
मनोवैज्ञानिक प्रकार्य पर दबाव का प्रभाव लिखें। मनोवैज्ञानिक प्रकार्य पर दबाव का प्रभाव लिखें अथवा स्वास्थ्य पर दबाव के प्रभाव को लिखें। अब लिखेंगे मानव प्रकार्य या स्वास्थ्य पर दबाव का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, वित्तीय घाटा प्रारंभ होता है, एकाग्रता में कमी आ जाती है। दूसरा, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, अर्थात व्यक्ति मादक द्रव्य का सेवन करने लगता है, जिससे उसके एकाग्रता में कमी आ जाती है, समन्वय में कमी आ जाती है, सिर में चक्कर आने लगता है। तीसरा, व्यक्ति के संवेग प्रभावित हो जाता है, जैसे दुश्चिंता और अवसाद की भावनाएं आ जाती हैं और शारीरिक तनाव बढ़ जाता है। चौथा, शरीर की क्रिया प्रभावित हो जाते हैं, जैसे हृदय गति का बढ़ जाना, रक्तचाप में परिवर्तन आ जाना, हृदय चाप चयापचय का दर क्या होता बढ़ जाना। अगला प्रश्न है, दबाव का सामना करने के प्रमुख उपायों को लिखें। मतलब दबाव का सामना करने के एंडलर और पार्कर नामक मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने के 3 विधि बताई हैं। नंबर 1, संवेग नियंत्रण युक्ति, जिसे संवेग अभिविन्यास भी कहते हैं। दूसरा, दबावपूर्ण स्थिति संबंधी युक्ति, जिसे दबावपूर्ण अभिविन्यास भी कहते हैं। तीसरा, आत्मरक्षित युक्ति, जिसे परिहार अभिविन्यास भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक से आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक दबाव प्रबंधन की एक तकनीक है। इसका प्रयोग मिचेन बाम नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। इस उपागम के अनुसार व्यक्ति की नकारात्मक तथा अविवेकी विचारों की जगह सकारात्मक और विवेकी विचार स्थापित कर दिया जाता है। इसके मुख्य 3 चरण हैं। नाम है मूल्यांकन, दबाव न्यूनीकरण और अनुवर्ती कार्यवाही। अगला प्रश्न, डिस्ट्रेस और स्ट्रेस में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट करें। तो डिस्ट्रेस और स्ट्रेस में निम्नलिखित अंतर है। पहला, डिस्ट्रेस सकारात्मक दबाव है, जबकि स्ट्रेस नकारात्मक दबाव है। दूसरा अंतर है, स्ट्रेस अल्पकालिक अनुभूति है, जबकि डिस्ट्रेस दीर्घकालिक अनुभूति है। अगला प्रश्न है, उत्तम आहार स्वास्थ्य तथा दबाव के संबंध पर टिप्पणी लिखिए। उत्तम आहार स्वास्थ्य तथा दबाव के संबंध पर टिप्पणी कीजिए। आप लिखेंगे, उत्तम आहार का स्वास्थ्य एवं दबाव के साथ सकारात्मक संबंध है, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य और दिनचर्या आहार से प्रभावित होता है। आहार पौष्टिक और संतुलित होगा तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, और जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा तो वह दबाव से क्या होगा? मुक्त होगा। अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? समय प्रबंधन क्या है, या समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, समय प्रबंधन जो मानव जीवन की सफलता का आधार है। समय प्रबंधन जो मानव जीवन के सफलता का आधार है। समय प्रबंधन का एक प्रमुख नियम यह है कि आप जिन कार्यों को महत्व देते हैं उनका परिपालन करने में समय लगाएं, अथवा उन कार्यों को करने में जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। समय प्रबंधन व्यक्ति को दबाव से मुक्त होने में भी क्या करता है? मदद करता है। अगला प्रश्न है, दबाव प्रबंधन की तकनीक या प्रविधि कौन कौन है? आप लिखेंगे, दबाव प्रबंधन के प्रमुख प्रविधि या तकनीक निम्नलिखित है। नंबर 1, विश्राम की तकनीक। नंबर 2, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक तकनीक। तीसरा, सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। चौथा, ध्यान प्रतिक्रियाएं। पांचवा, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक तकनीक। पांचवा, व्यायाम अथवा योग। अगला प्रश्न है, जीवन शैली से आप क्या समझते हैं? जीवन शैली क्या है, या जीवन शैली से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, व्यक्ति के निर्णयों तथा व्यवहारों का वह समग्र प्रतिरूप जीवन शैली कहलाता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति किसे कहते हैं? दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें उच्च स्तर के दबाव किंतु निम्न स्तर के रोग होते हैं।
दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें उच्च स्तर के दबाव किंतु निम्न स्तर के रोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में 3 विशेषताएं पाई जाती है जिन्हें दृढ़ता नामक विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। और ये 3 विशेषताएं हैं प्रतिबद्धता, नियंत्रण और चुनौती। अगला प्रश्न है सविवेक चिंतनशीलता क्या है? सविवेक चिंतनशीलता क्या है? आप लिखेंगे अपने विकृत चिंतन तथा अविवेकी विश्वासों को चुनौती देना, संभावित अंतर्वेदी नकारात्मक दुश्चिंता, उत्तेजक विचारों को मन से निकालना तथा सकारात्मक कथन को स्वीकार करना सविवेक चिंतनशीलता कहलाता है। अगला प्रश्न है आग्रहिता क्या है, या आग्रहिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा आग्रहिता ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा किसी के निवेदन को स्वीकार न करना, किसी विषय पर बिना आत्मचेतन के अपने विचार को व्यक्त करना, या फिर खुलकर ऐसे संवेग जैसे क्रोध, प्रेम आदि को व्यक्त करना संभव होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।